नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ अरविंद चतुर्वेदी। इस समय हमारे साथ बैठे हैं भूपेंद्र सिंह चौधरी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। बहुत ही लंबी इनकी राजनीति है और जिस तरीके से क्षेत्र की इनको समझ है वो बड़े कम लोगों में होती है। अगर आप इनसे किसी विषय में, पूरे प्रदेश के किसी विषय में, किसी लोकसभा हो, विधानसभा हो, ब्लॉक वाइज अगर बात करेंगे तो आपको ये जातियों का पूरा गणित समझा सकते हैं। भूपेंद्र जी, मुझे ये बताइए कि बड़ी जिम्मेदारी है। मेरे ख्याल से मैं समझता हूं कि 51 सीटों पे आपके प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है और 47 सीटों पे आपने प्रत्याशी नहीं बदले हैं। ये क्या संदेश देता है? कहा जा रहा था कि सर्वे होगा, बहुत सारे लोगों के टिकट खतरे में हैं, लेकिन अब तो घोषणा हो गई और मैं समझता हूं कि ये अच्छा संदेश है, जिससे हम कहते हैं कि भाई इनकम्बेंसी न के बराबर है। भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशी चयन की हमारी प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया में आपस में रायशुमारी बातचीत करके नीचे मंडल से जिला, जिले से प्रदेश, क्षेत्र, एक पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत हम लोग आपस में बातचीत करके राज्य की इकाई केंद्रीय चुनाव समिति के सम्मुख जो प्रस्ताव आते हैं उन प्रस्तावों को रखते हैं और केंद्रीय चुनाव समिति उसका अनुमोदन करती है। जो आपने कहा कि 51 प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने घोषित किए हैं, 47 रिपीट किए हैं, तो निश्चित रूप से जो रायशुमारी बातचीत के क्रम में जो सहमति बनी है और उस सहमति के आधार पर केंद्रीय चुनाव समिति ने जो निर्णय लिया है उसी के आधार पर ये निर्णय हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए, हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्रत्याशियों के लिए और देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो जन कल्याण की योजनाएं चल रही हैं, जो हमारे काम हैं, 10 वर्षों का सरकार का जो रिपोर्ट कार्ड है, उसके आधार पर मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि नाराजगी, इनकम्बेंसी का कोई इशू नहीं है। पूरा राज्य राममय है और हमारा सरकारों ने जो काम किए हैं उन कामों के आधार पर मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं मोदी जी के नेतृत्व में हम एक सशक्त राजनीतिक परिणाम की ओर आगे बढ़ेंगे। भूपेंद्र जी, मुझे ये बताइए कि जातिगत समीकरण को कैसे आपने ध्यान रखा है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ओबीसी टिकट में देख रहा था, कुछ मतलब अलग अलग जातियों का भी बड़ा ध्यान रखा गया है, पूरे समीकरण को साधने की कोशिश की गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, भारतीय जनता पार्टी भी अब उस स्वरूप में ही शामिल है। हमारी संगठन का भी जो स्वरूप है वो सर्वव्यापी है, सर्वस्पर्शी है और समाज के सब लोगों को, सब वर्गों को, समाज को लेकर जो माननीय प्रधानमंत्री जी का साथ लेकर के चलने का संकल्प है, वही गुलदस्ता हमारे निर्णयों में, हमारी पार्टी के जो प्रत्याशी चयन है उसमें वो प्रदर्शित होता है। हमारी पार्टी ना किसी जाति की पार्टी है, ना किसी परिवार की पार्टी है, ना किसी क्षेत्र की पार्टी है। हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश, देश के सब लोगों की पार्टी है और उसमें हमारा निर्णय कहीं ना कहीं ये प्रदर्शित होते हैं। हम लोग एक बात ये भी सुन रहे थे कि जिस तरीके से हमने आने वाले दिनों में देखा कि पसमानदा को लेकर ढेर सारे सम्मेलन हो रहे थे, मुस्लिम वोटर्स को लेकर जोड़ने की कवायद पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी चल रही थी। उसके अलावा जो लाभार्थी योजना थी, मैंने ये भी देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने घर घर जाके उन लाभार्थियों से मिलने का भी काम किया जिनको जो है उन योजनाओं का लाभ मिला है। मैं भूपेंद्र जी ये समझना चाहता हूं कि अभी तक तो फिलहाल किसी भी मुस्लिम को टिकट तो नहीं दिया गया है। क्या उम्मीद की जाए कि कोई मुसलमान को आप लोग टिकट दे रहे हैं कहीं से? नहीं, हमारे राज्य से नहीं दिया गया है, लेकिन हमने केरल में इस ओर हम आगे बढ़े हैं और सभी राजनीतिक दलों का एक चुनाव जीतना, चुनाव में जाना की एक रणनीति होती है और उस रणनीति को ध्यान में रखते हुए हमें जीतने का भी फार्मूला स्थापित करना है। उसी आधार पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जहां तक सरकार की योजनाओं का विषय है, हमारी पार्टी का संगठन में और पार्टी में सबको हमने काम करने का अवसर, नेतृत्व करने का अवसर सभी लोगों को दिया है और सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं
जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का, उस संकल्प के साथ पूरा देश और पूरा प्रदेश जुड़ा है। भूपेन जी, एक और चीज है जिसका बड़ा लोग इंतजार कर रहे हैं। अभी बहुत सारे टिकट घोषित नहीं किए गए हैं और उसकी लगातार चर्चा चल रही है। खासतौर पे पूर्वांचल में बहुत सारे टिकट अभी बचे हुए हैं, पश्चिम में बहुत सारे टिकट अभी बचे हुए हैं। एक तो हमारा सवाल यह है कि कब तक टिकट की घोषणा होगी, एक तो ये सवाल है। दूसरा सवाल जिसकी सबसे ज्यादा प्रदेश में चर्चा हो रही है, पीलीभीत और सुल्तानपुर की, उसको लेके क्या खबर है, क्या जवाब है? क्योंकि आप लोगों ने उस पर विस्तार से चर्चा तो की ही होगी। कब तक हम उम्मीद करें कि नहीं वो? हम लोगों ने आपस में बातचीत की है और 51 प्रत्याशी माननीय प्रधानमंत्री जी तक भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय चुनाव समिति ने घोषित किए हैं। 2 सीटें अपना दल को गठबंधन के तहत देनी है तो उनका निर्णय अपना दल को करना है। 2 सीटें आरएलडी को मिली हैं तो आरएलडी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। 1 सीट अभी सोहेल देव समाज पार्टी को गठबंधन में घोषित दी है, तो घोषी में उन्होंने अपना प्रत्याशी घोषित किया जी, उन्होंने अरविंद राजभर यानी अपने बेटे को प्रत्याशी घोषित कर। हाँ, तो 24 सीटें और शेष बची हैं। जी हाँ। उन 24 सीटों में भारतीय जनता पार्टी ने, हम लोगों ने उन्हें अभी होल्ड पर रखा है और एक प्रक्रिया है बातचीत की। हमने उस बातचीत के प्रक्रिया को और व्यापक रूप से बढ़ाया है। अच्छा। तो बातचीत करके सब नाम केंद्रीय चुनाव समिति के सम्मुख ले जाएंगे और पार्टी का जो भी निर्णय होगा आपको उस समय पर अवगत करा दिया जाएगा। हम लोग, हमारी तैयारी सभी दलों से आगे है। नहीं, वो तो दिख रहा है। हम लोग ने संगठन की दृष्टि से भी और हम अपने कार्यक्रम और अभियानों के माध्यम से लगातार, जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने और उत्तर प्रदेश के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने लगातार 24 घंटे हम लोग काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने पूरे 10 वर्ष में एक दिन भी उनका अवकाश नहीं। ऐसी बीजेपी का एक वर्कर कार्यकर्ता भी अपने सरकार के कामकाज को लेकर और अपने कार्यक्रम और अभियानों को लेकर लगातार हम जनता के बीच में हैं। भूपेन जी, कई लोग अभी हम लोग जौनपुर से देख रहे थे, जौनपुर से भी बहुत सारे लोग टिकट मांग रहे थे। कृपा शंकर जी मुंबई रहते थे, वहाँ मिनिस्टर थे, उनको आप लोग जौनपुर से लड़ा रहे हैं। वहाँ से एक आईएएस अफसर ने भी शायद टिकट मांगा था। सुल्तानपुर से भी जो जानकारी मिल रही है कि एक रिटायर्ड अफसर जो है टिकट मांग रहे हैं। तो बहुत सारे टिकट मांगने वाले तो बहुत, आपके पास बड़ी लंबी फहरिस्त है। वैसे नहीं, मोदी जी के नेतृत्व में हम सबका एक सौभाग्य है और हमारी पार्टी के लिए भी एक अच्छा अवसर है और बहुत लोग हमारे विचार के साथ मोदी जी के नेतृत्व में काम करने के लिए आतुर हैं। अब हम लोकसभा की एक ही सीट है, जौनपुर में 2 सीटें हैं लोकसभा की, लेकिन एक सीट आरक्षित है। तो उत्तर प्रदेश भर में, प्रदेश भर में 80 सीटें हैं। तो हमारे पास बहुत श्रेष्ठ लोग, योग्य लोग लड़ने वाले हैं, लेकिन लड़ाना इतने निर्धारित लोगों को ही है। तो जौनपुर में भी सब लोग की प्रतिष्ठा है, सबने अच्छा काम किया है, सबकी समाज में स्वीकारता भी है, लेकिन निर्णय एक ही के पक्ष में होना है। कृपा शंकर जी बहुत सीनियर नेता हैं और वो महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य भी रहे, सरकार में मंत्री भी रहे और उनका जौनपुर में और जौनपुर के आसपास के क्षेत्र में बड़ा व्यापक जनाधार है। लोगों ने स्वीकार करते हैं और सब सहमति के आधार पर निर्णय हुआ है। गठबंधन दल के जो लोग हैं, हमारी कुछ लोगों से बातचीत हो रही है, उनका कहना था कि हम लोग अपनी तरफ से गुहार लगाए हैं, यानी अपनी तरफ से रिक्वेस्ट कही है। निषाद पार्टी के संजय निषाद भी हमसे कह रहे थे, ओम प्रकाश राजभर भी कह रहे थे कि भाई मैं 1 सीट और मांग रहा हूँ। वो मुझसे तो ये भी कह रहे थे कि बिहार में भी हम लोग 1 सीट लड़ना चाहते हैं। जदयू भी यहाँ से 1 सीट मांग रहा था और शायद आपने देखा कि धनंजय पहले दावा कर रहे थे, अब तो धनंजय खैर एक मामले में जेल में है। तो आपके गठबंधन दल के लोग भी जो है आपसे बड़ी सारी अपेक्षा लगा के बैठे हुए हैं। नहीं, वो स्वाभाविक है, वो राजनीतिक दल के नाते उनकी अपेक्षा रहेंगी, लेकिन हमारे यहाँ जो एनडीए का भाग है उस पर काम, निर्णय करने का, बातचीत करने का इन सब सहयोगी दलों से वो केंद्रीय इकाई करती है, राज्य इकाई का वो विषय नहीं है। लेकिन मुझे ये कहते हुए बहुत प्रसन्नता है कि हमारी पार्टी ने जो जो कमिटमेंट करे हैं वो हम सब पूरा कर रहे हैं। आपने देखा होगा भी कि हमने सभी अपने तीनों सहयोगी दलों को
विधान परिषद की सीटें भी दी हैं। हाँ। हमने अपना दल को भी विधान परिषद की सीट दी है, हमने आरएलडी को भी विधान परिषद में एक सीट दी है, हमने ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी सुहेलदेव समाज पार्टी की भी एक सीट हमारी पार्टी ने दी है। और गठबंधन के तहत जो हमारे निषाद पार्टी के माननीय अध्यक्ष जी हैं वो विधान परिषद के सदस्य हैं और सरकार में मंत्री हैं। पिछली बार उन्हें संत कबीरनगर की सीट दी गई थी और हमारे वर्तमान सांसद प्रवीण निषाद जी हैं, पार्टी ने उन्हें दोबारा प्रत्याशी बनाया है। और जो भी किसी भी गठबंधन साथी के विषय हैं वो केंद्रीय नेतृत्व से बातचीत करके समाधान उसका हो सकता है। हम सब लोग सहमत हैं और पूरा एनडीए का कुनबा माननीय मोदी जी के नेतृत्व में संगठित होकर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है 400 पार का, उसमें उत्तर प्रदेश भी अपना पूरा योगदान देगा। भूपेंद्र जी, मुझे ये बताइए कि इस चुनाव में क्या नए प्रयोग आप कर रहे हैं? जैसे पिछली बार हमने देखा था कि रथ को आप ट्रैकिंग कर रहे थे, डिजिटल का आपने बहुत अच्छा इस्तेमाल किया था, आपका जो कॉल सेंटर था एक एक लोगों को फ़ोन कर रहा था, आपके पन्ना प्रमुख ने बहुत इंपॉर्टेंट जिम्मेदारियां निभाई थी। इस बार ऐसा कौन कौन से ऐसे फैक्ट्स हैं जो हमें नए देखने को मिलेंगे, कोई नया प्रयोग? क्योंकि आप लोग तो 24 घंटे काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से एक संचार क्रांति का युग है और मुझे विश्वास है कि हम अपनी बात अधिकांश लोगों तक जनता के बीच में पहुंचाकर इस चुनाव को सफलतापूर्वक अपने पक्ष में करने का काम करेंगे। अध्यक्ष जी, आपको भी मैं देखता हूं कि हर दिन तो खैर आपके कार्यक्रम लगे रहते हैं, आप की सभाएं भी होती हैं, मतलब हर तरीके के कार्यक्रम होते हैं। अभी आपकी प्रायोरिटी क्या है? मतलब किस तरीके से अपनी जो आपके दिन भर के कार्यक्रम होते हैं, जैसे लोकसभा अलग अलग हैं तो वहां जाने के किस तरह से कार्यक्रम? नहीं, अभी तो सामान्यतः हमारा संगठनात्मक हम लोग काम जो भी हमें लोकसभा चुनाव तक करने हैं उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। तो हमें अलग अलग मोर्चों के प्रकोष्ठों के हमारे संगठन, अभी हम लोगों ने जैसे लोकसभा प्रभारी संयोजक, लोकसभा की संचालन समिति और संचालन समिति में सभी काम लगभग 35-36 काम जो हम लोगों को करने हैं नीचे बूथों तक, तो उसमें मास गैदरिंग के कार्यक्रम भी हैं, व्यापक जनसंपर्क के कार्यक्रम भी हैं और नीचे पन्ना प्रमुख के द्वारा हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कनेक्ट हो, क्योंकि हमारा कार्यकर्ता आधारित संगठन है। हमारे पास एक बूथ पर बड़ी टीम है, तो उस टीम को काम के बांट कर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कनेक्ट हों। वोट डलवाना, वोट निकलवाना, एजेंट बनना, ये सारा एक काम हमारा है संगठनात्मक। और उस संगठनात्मक अलग अलग वर्गों के हिसाब से भी, जैसे हमारे पिछड़ा वर्ग मोर्चे के लोग सम्मेलन कर रहे हैं, हम किसान मोर्चे के लोगों ने अभी गांव परिक्रमा यात्रा करके 50,000 से अधिक गांवों में हमने संपर्क किया है। हमारी पार्टी बड़ी संख्या में लाभार्थी संपर्क अभियान हम लोग चला रहे हैं। अभी नमो ऐप पर विकसित भारत एम्बेसडर बनाने का काम पार्टी का एक बड़ा एक व्यापक जनसंपर्क कार्यक्रम है। ऐसे ही अभी आपने अनेकों कार्यक्रम हमारे संगठन के हैं, जिन संगठनों के कार्यक्रमों के माध्यम से हम अधिकांश लोगों तक, या मैं कहूँ सभी लोगों तक अपनी बात, अपना रिपोर्ट कार्ड, अपने काम का लेखा जोखा जो सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में किया है उसे लोगों के बीच में रख पाएंगे। भूपेंद्र जी, एक और है कि प्रधानमंत्री जी की बड़ी मांग रहती है हर क्षेत्र में लगभग, और मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यक्रम भी शुरू कर दिए हैं चुनाव को लेके। और अभी आपने देखा बनारस में एक बड़ा कार्यक्रम था, फिर उसके बाद जहां भी जाते हैं तो राजनीतिक चर्चा हो जाती है। प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम जिसको कहते हैं तूफानी दौरे, वो कब से शुरू होंगे? अब जैसे नामांकन शुरू हो जाएंगे, बड़ी संख्या में लोग गरीबी रेखा से ऊपर आगे बढ़े हैं और जिस प्रकार से विश्व में मोदी जी की लोकप्रियता है, तो निश्चित रूप से हमारे राज्य के लोग भी, हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि वो हमारे राज्य का एक बनारस लोकसभा क्षेत्र है, वो उन्हें चुनकर भेजेगा। हमारे प्रतिनिधि के नाते उत्तर प्रदेश के हम सब लोगों के लिए गर्व की बात है, सम्मान की बात है। और मोदी जी की लोकप्रियता और सरकार के कामकाज और पूरा लेखा जोखा लेकर हम जनता के बीच में। भूपेंद्र जी, अब व्यक्तिगत सवाल, क्या आप बचपन से ही नेता बनना चाहते थे? कब आपको लगा कि नहीं आप जो है पॉलिटिक्स में जाएं? कब इस बात का एहसास हुआ और कब आपने ये प्रयास शुरू किया? मैं एक खेत किसान परिवार से आता हूं। जी। और मैंने शिक्षा के समय ही मैं विश्व हिंदू परिषद से जुड़ गया था। अच्छा। उस समय राम मंदिर का आंदोलन था
तो उस समय एक जोश था राम मंदिर के आंदोलन को लेकर, समाज में एक जागृति थी 90-91 में, 89-90 में। 89-90 में जी। तो उस समय जुड़ गए थे, राम मंदिर के आंदोलन में काम करा, जेल भी गए, संघर्ष भी किया, अयोध्या भी आए। तो अयोध्या में केवल जो 30 अक्टूबर और 2 नवंबर में जो घटनाएं हुई, मैं उसका भागीदार नहीं हूँ, और न बाकी जितने भी कार्यक्रम आंदोलन अयोध्या में हुए मैं सब में उपस्थित रहा हूँ। बाद में ये विचार आया कि राजनीतिक क्षेत्र में काम करना है, परिषद में काम करते करते तो भारतीय जनता पार्टी में आए, और मैंने भारतीय जनता पार्टी में भी सभी स्वरूपों में काम किया। अब मैं समझना चाहता हूँ आपसे कि वो शुरुआत कहाँ से हुई? तो मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रारंभ में जिला कार्य समिति का सदस्य बना, क्योंकि मैं विष्णु कौन से सन में था सर वो? ये 93-94। फिर मैं भारतीय जनता पार्टी का जिले का महामंत्री रहा, कोषाध्यक्ष रहा, मैं जिला सदस्यता प्रमुख रहा। मैं 96 से 2000 तक भारतीय जनता पार्टी का जिले का, मुरादाबाद बड़ा जिला था, बहुत बड़ा, भाजपा का जिला अध्यक्ष था। और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे 8-10 लोग प्रदेश भर में होंगे जो 30 साल से कम उम्र में भारतीय जनता पार्टी का मुरादाबाद जैसे बड़े जिले का अध्यक्ष, जहाँ पे बहुत मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, और 4 साल अध्यक्ष रहा मैं। 1999 में लोकसभा का चुनाव लड़ा मुलायम सिंह जी के अंगेज, मुलायम सिंह जी जीत गए थे। उसके बाद मैं 6 साल भारतीय जनता पार्टी में एक कमिश्नरी में, हमारे यहाँ विभाग की एक पोस्ट होती है, तो मैं मुरादाबाद मंडल का संयोजक रहा, विभाग संयोजक। फिर मैं 3 साल तक पश्चिम क्षेत्र का मंत्री रहा, और फिर मैं 8 साल पश्चिम क्षेत्र का अध्यक्ष रहा 18 तक। 2016 में मुझे पार्टी ने विधान परिषद भेजा, और 17 में मुझे सरकार में मंत्री बनाया। मैंने मंत्री के नाते एक पंचायती राज विभाग का 5.5 साल तक मंत्री रहा है, एक ही विभाग में। और 22-23 में मुझे मेरी पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष के नाते मुझे दायित्व दिया है, और मेरे नेतृत्व का मुझे बहुत विश्वास है, आशीर्वाद है। और मेरी पार्टी ने जो मुझे काम दिया है, मैंने बेहतर करने का प्रयास किया है। सरकार के मंत्री के नाते भी एक स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, उस समय पंचायती राज विभाग का जो माननीय मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, उन्होंने 2014 में प्रारंभ किया, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार ने उसे बहुत संज्ञान नहीं लिया। लेकिन हमारी सरकार माननीय मोदी योगी जी के नेतृत्व में बनने के बाद 2017 में तो माननीय योगी जी ने भी उसे प्राथमिकता में अपनी शामिल किया, और हमने 2019 तक उत्तर प्रदेश को ओडीएफ ग्रामीण क्षेत्रों में घोषित करके एक बड़ा काम किया। हमारी माता बहनों के मान सम्मान से, सुरक्षा से जुड़ा का काम था भारत सरकार का। तो जो काम मुझे मेरी पार्टी ने दिया, मैंने पूरा। एक और बात, आपके परिवार से कोई राजनीति में नहीं था भूपेन जी? नहीं, मेरे परिवार से मेरे पिताजी किसान थे, छोटा मोटा काम करते थे, और हम लोग 5 भाई हैं। एक भाई की मेरी डेथ हो गई। सब खेती करते हैं, ठीक है, सब अपने आराम से। मेरे पास संगठन का लगातार काम मेरी पार्टी मुझे देती रही है, तो मुझे जो भी स्वरूप मिला। लेकिन मैं राजनीतिक क्षेत्र में मेरे परिवार से ना पहले है, ना बच्चों में भी किसी की कोई बहुत रुचि नहीं है। तो अब क्या करना है? अब तो देखिए प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे आप काम ही कर रहे हैं। राजनीति में तो ये होता है कि भाई हर दिन का लक्ष्य होता है, और हर दिन का लक्ष्य पूरा होता है। और जैसा कि प्रधानमंत्री जी ही कहते हैं कि हर दिन सपना देखो, खुली आंखों से देखो, लेकिन उसके लिए लगे भी रहो। अब हमारा तो जो सपने देखे थे उससे ज्यादा मिल गया। जो सोचते थे अपने जीवन में काम करते प्रारंभ से, तो पार्टी ने, मोदी जी ने के आशीर्वाद से हमें सब कुछ मिला है। हमारा इतना मान सम्मान, इतनी प्रतिष्ठा जी। अब हम तो पार्टी के कारण ही लखनऊ में है ना, हम लोग तो अपने कहाँ लखनऊ होते। तो लेकिन मुझे विश्वास है कि अच्छे मन से पार्टी जो भी काम देगी, जिस रूप में भी हमारा इस्तेमाल करेगी, अपनी पार्टी के संगठन के काम के विस्तार के लिए, और अपने नेता की, मोदी जी की बात को जन जन तक पहुंचाने के लिए जो भी काम देगी, जो हमारे लिए जो काम निर्धारित करेगी, उस काम को करेंगे। तो इस बार जो नारा दिया गया है, अब की बार 400 पार, तो उसमें उत्तर प्रदेश से हम क्या मान के चलें कि इस बार जो है भूपेन जी के अध्यक्ष रहते हुए उनके नेतृत्व में, क्योंकि ये सब तो इतिहास में दर्ज हो जाएगा। मोदी जी के आने के बाद 2014 के भारतीय जनता पार्टी इतिहास रच रही है। हम 4 चुनाव लड़े हैं जी, और 4 चुनावों में आप 2014 में हमें 73 सीटें हमारे गठबंधन को मिली हैं जी, 90% से ज़्यादा।
तो पूरे आप अगर देखोगे तो उत्तर प्रदेश के इतिहास में एक बार 77 में जनता पार्टी सभी सीटें जीती थी। जी। और 1984 में इंदिरा जी की हत्या के बाद कांग्रेस 83 सीटें जीत गई। जी हाँ। उसके बाद ये सबसे बेहतर राजनीतिक परिणाम जी है। हाँ। 2017 में विधानसभा चुनाव में हम लगभग 324-25 सीटें जीत गए थे। आप देखेंगे पिछले 50 वर्षों में विधानसभा का इतना अच्छा परिणाम कभी नहीं आया। नहीं, कभी नहीं। 2019 में मोदी जी के नेतृत्व में हमारे खिलाफ सभी लोग गठबंधन में चले गए थे, लेकिन प्रदेश की जनता ने 50% से ज़्यादा हमें वोट देकर 80% से ज़्यादा सीटें उत्तर प्रदेश से जिताने का काम किया। जी। लोग चर्चा करते थे सपा बसपा कांग्रेस आरएलडी सब गठबंधन में चले गए, तो अब तो बीजेपी प्राय लगभग समाप्ति की ओर चली जाएगी। लेकिन प्रदेश की जनता ने मोदी जी को आशीर्वाद दिया, हमारे काम को स्वीकारा। जी। उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनाव में भी हमें बड़ी सफलता मिली है। तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं मोदी जी के नेतृत्व में हम काम तो लंबे समय से कर रहे हैं, लेकिन हमें ये अवसर देखने का जो आज ही हमारे लिए समय है, ये इस समय सफलता देखने का अवसर मिला है। और मुझे विश्वास है कि आप देखेंगे 50% वोट से ज़्यादा हमें पिछली बार मिले हैं। हम उससे अच्छा करेंगे और जन जन तक अपनी सरकार के कामकाज को लेखा जोखा लेकर घर घर जाएंगे, लोगों को समझाएंगे। और मोदी जी के प्रति जो लोगों का विश्वास है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं जो केंद्र की अपेक्षा है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा है, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी हम सब मिलकर योगी जी के नेतृत्व में उसे पूरा करेंगे और 100% परिणाम भाजपा के पक्ष में आए, इसके लिए संकल्प लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन से पश्चिमी उत्तर प्रदेश को कितना बड़ा फायदा होगा? नहीं, निश्चित रूप से कोई पार्टी कोई विचारधारा से जुड़े लोग जो हमारे सरकार के हमारे एजेंडे के डेवलपमेंट के एजेंडे के हमारी सरकार के कामकाज को लेकर अगर हमारे साथ काम करना चाहते हैं और उन्होंने काम करने का निर्णय लिया है, तो ये निर्णय ऐतिहासिक है और चौधरी चरण सिंह जी की एक बड़ी विरासत है निश्चित रूप से। और भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में हम उसके साथ आगे बढ़ेंगे। चलिए भूपेन जी, मैं समझता हूं कि आपने जो है सभी सवालों का बड़ा बेबाक जवाब दिया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक विशेषता तो ये है कि अगर कोई कार्यकर्ता बहुत अच्छा काम करता है, पार्टी के साथ लगातार लगा रहता है, तो उसको एक न एक दिन इनाम से नवाजा जाता है। भूपेन सिंह चौधरी उसी के उदाहरण है, क्योंकि एक किसान परिवार से आने के बाद परिवार का कोई भी सदस्य राजनीति में न होने के बाद इस ओहदे तक पहुंचना आसान नहीं होता है। लेकिन कहते हैं ना कि जब आप सपने खुली आंखों से देखेंगे तभी वो पूरे होंगे। शायद भूपेन सिंह चौधरी उसी के उदाहरण है। आज हमारे साथ इंटरव्यू में बस इतना ही। अगले सप्ताह हम फिर किसी नए शख्स के साथ आपको रूबरू कराएंगे, परिचित कराएंगे। तब तक आप सभी लोग देखते रहिए इंडिया न्यूज।